बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम क्लास। तो हमने कल फ्रिक्शन का टॉपिक पढ़ा था। फ्रिक्शन के टॉपिक में कुछ एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आज हम करेंगे। जैसे पहला एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन अगर आ सकता है फेडरल बोर्ड में, तो वो कुछ इस तरह से आएगा कि व्हेन फ्रिक्शन डज कम इनटू एक्शन, कि कब फ्रिक्शन एक्शन में आएगी और किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो कल क्लास में पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन कब एक्शन में आती है, जब कोई बॉडी किसी भी सरफेस के ऊपर पुश या पुल किया जाएगा। मतलब लेट सपोज ये एक बॉडी है, लेट सपोज ये मेरे पास एक पेपर है, इस पेपर पर मैंने अपनी फिंगर रखी हुई है। तो जब मैं अपनी फिंगर को इस सरफेस पे, पेपर वाली सरफेस पर पुश या पुल करूँगा तो मेरे हाथ पर क्या लगेगी, फ्रिक्शन लगेगी। तो इसको क्या आप कहते हैं कि कब फ्रिक्शन एक्शन में आती है? एज सून एज द बॉडी इज़ पुश्ड और पुल्ड ओवर अ सरफेस। तो सिंपल इसका लाइन में आंसर लिखेंगे कि जब भी कोई बॉडी पुश या पुल की जाएगी किसी सरफेस पर तो फ्रिक्शन एक्शन में आएगी। एंड ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स। कल की क्लास में मैंने दो फैक्टर्स बताए थे, जिसमें एक नेचर ऑफ सरफेस कहा था कि जो कांटेक्ट में आने वाली नेचर ऑफ सरफेस है उस पर डिपेंड करेगा, और दूसरा प्रेसिंग फोर्स पे डिपेंड करेगा। प्रेसिंग फोर्स किसकी वाला? जो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे पड़ा हुआ होगा, तो वो जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा उस फोर्स को प्रेसिंग फोर्स कह रहे हैं। अब नेचर ऑफ सरफेस में बच्चों की बात समझ नहीं आती, तो आज आप लोगों ने अपनी क्लासेस में जाके एक काम करना है, अपनी फिंगर को वॉल के साथ रब करना है। मतलब अपनी लेट सपोज ये आपकी वॉल है, तो वॉल पे अपनी फिंगर को स्लाइड करेंगे आप, तो देखिएगा कि आपको अपनी उंगली पे कुछ थोड़ी सी फ्रिक्शन फील होगी। सेम उंगली आपकी आपने अपने वाइट बोर्ड पे फील करनी है। फिर मतलब वाइट बोर्ड पे जो लगा हुआ है उस बोर्ड पे जाके अपनी फिंगर को स्लाइड कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि जब आप बोर्ड पर अपनी फिंगर को स्लाइड कर रहे हैं और जब आप अपनी वॉल पर फिंगर को स्लाइड कर रहे हैं, दोनों केसेस में ऑल दो नेचर ऑफ सरफेस आपको स्मूथ नज़र आ रही है, लेकिन स्टिल आपको अपनी बोर्ड पर फ्रिक्शन की वैल्यू कम फील होगी। ये एक क्लासिक एग्जांपल है डेली लाइफ में, जिसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो टू सरफेसेस इन कांटेक्ट आती हैं तो उनकी नेचर के मुताबिक फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है। सो ये आप लोगों ने आज वहाँ से देख लेना है। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है आपका एसएलओ बेस बन सकता है कि वाई फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, कि कोई भी फ्रिक्शन अपोज क्यों करती है मोशन को, उसका कोई कॉज बताएं। मतलब इस तरह का सवाल आएगा कि कॉज क्या है फ्रिक्शन का। तो आपने सिंपल इसका आंसर करना है कि भाई कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती। जैसे भी आपको लग रहा होगा वॉल परफेक्टली स्मूथ है, लेकिन जब अपने फॉल से आपने अपनी फिंगर को स्लाइड किया है और सेम फिंगर आपने एक वाइट बोर्ड पर जिस पर टीचर पढ़ा रहा होता है उस पर स्लाइड किया है, तो आपको फ़र्क नज़र आया कि कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं है। आल्दो आपको वाइट बोर्ड की सरफेस अभी परफेक्टली स्मूथ लग रही होगी एज़ कम्पेयर टू वॉल, बट हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी टू सरफेसेस इन कांटेक्ट आती हैं तो वहाँ पर जो टू सरफेसेस कॉमन एरिया शेयर करती हैं वो एरिया कोल्ड वेल्ड कहलाता है। वहाँ पे कोल्ड वेल्ड्स बन जाते हैं। तो जब वहाँ पे कोल्ड वेल्ड्स बन जाते हैं तो वो फिर मोशन को रेजिस्ट करते हैं, और यही वजह है, कॉज है फ्रिक्शन का। सो आप लोगों ने बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में, जैसा मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया, इसको आपने इंग्लिश में कर देना है। और दूसरा आपने कहना है कि कॉज ऑफ फ्रिक्शन एक ये भी होता है कि प्रेसिंग फोर्स होती है। तो जितनी प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा होगी उतनी ही फिर फ्रिक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कल मैंने एग्जांपल में बताया था कि अगर एक चेयर पे छोटा बच्चा बैठा हुआ है और एक चेयर पे मोटा बच्चा बैठा हुआ है और दोनों को आपने स्लाइड करवाना है, तो अगर आप मोटे बच्चे को स्लाइड करवाने की कोशिश करोगे तो उसकी चेयर की पे जो बैठा हुआ वो जो प्रेसिंग फोर्स लगा रहा होगा उसकी वजह से उसको मूव करवाना मुश्किल होगा। लेकिन वहीं पर उसी चेयर पे छोटा बच्चा बैठा दो तो वो अपने वेट की वजह से एक फ़ोर्स लगाएगा जिसका नाम है प्रेसिंग फ़ोर्स, और उसको खींचना आसान होगा बिकॉज उसकी प्रेसिंग फोर्स की वैल्यू क्या है, कम है। किससे कम है? मोटे बच्चे से जो चेयर पे बैठा हुआ है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसके कॉस का आंसर भी कर देना है, और ये बेटा फेडरल बोर्ड में सन 2010 में भी आया हुआ है। सो ये आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अगेन ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? जब टू सरफेसेस डिफरेंट सरफेसेस एट रेस्ट आ जाती हैं, मतलब द फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू डिफरेंट सर्फेसिज एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। और कल मैंने आपको एक और अच्छी सी लाइन भी लिखवाई थी, वो भी आप बेशक चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। देन उसके बाद है कि वाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैव नो यूनिट, कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट नहीं है। देखो बेटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट नहीं है बिकॉज ये एक रेशो है। रेशो का मतलब है दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हैं, और उसमें पता है कि आपको ऊपर वाली फोर्स भी है जिसको एफ कहते हैं, वो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और आर जो है नीचे वो रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन, वो भी क्या है, फोर्स ही है। सब दो फोर्सेस हैं और उनकी रेशो ली जाए तो दोनों का जब आप कैंसलिंग करेंगे तो सेम आंसर आएगा। मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट सपोज मैं आपको समझाता हूँ कि ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है एफ एस डिवाइडेड बाय आर। देखो ये दोनों आपस में डिवाइड हो रही है तो क्या लिखेंगे, रेशो ऑफ, आंसर में रेशो ऑफ। अब ऊपर वाली फोर्स है इसका यूनिट क्या है, न्यूटन। नीचे जो रिएक्शन फोर्स है उसका वेट भी यूनिट भी क्या है, न्यूटन। तो न्यूटन और न्यूटन आपस में कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1।
तो वन कोई यूनिट नहीं है, तो वन क्या है, एक आपने अभी तक कोई यूनिट नहीं पढ़ी, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये रेशो है ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़, कि जब रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़ हो जाएंगे तो हमारे पास फ्रिक्शन क्या, किसी भी चीज़ का क्या, कोफिशिएंट क्या, हर एक चीज़ का यूनिट नहीं होगा। मतलब अगर कोई भी चीज़ें रेशो में आ जाए और दोनों की दोनों रेशोज़ बराबर हो, मतलब दोनों की दोनों क्वांटिटीज सेम हो, तो फिर हमेशा हमारे पास यूनिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम एज जिस तरह से स्ट्रेन का है, स्ट्रेन में भी ऊपर भी स्ट्रेन है, टेंसाइल स्ट्रेन है, नीचे भी चेंज इन लेंथ है। मतलब इस तरह से आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, चैप्टर 7 में भी आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ से भी आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। सिमिलरली आपका नेक्स्ट सवाल है कि वाई थ्रेड्स आर मेड ऑन टायर्स, कि टायर्स के ऊपर थ्रेड क्यों लगाए जाते हैं। तो बेटा आपने सिंपल आंसर करना है कि फ्रिक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं हम लोग। देखो जब हमारे पास टायर के थ्रेड्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, तो जब आप ब्रेक्स लगाते हैं तो आपका टायर स्किड करता है। ये चीज़ बॉयज़ ने बहुत अच्छे से नोट की होगी कि अक्सर वो जब बाइक वगैरह चला रहे होते हैं, आफ्टर फ्यू डेज़ या आफ्टर फ्यू ईयर्स आपकी जो टायर होता है उसमें जो थ्रेड्स नज़र आ रहे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं, और वो जो आपकी लाइनिंग बनी होती है टायर्स के ऊपर, वो लाइनिंग भी आहिस्ता आहिस्ता रफ़ होना स्टार्ट हो जाती है। उससे होता है कि जब आप एकदम से सडनली या नॉर्मल ब्रेक भी अप्लाई करते हैं तो आपकी रोड ग्रिप कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका टायर स्किड करता है। इसी रीज़न के लिए हम लोग क्या करते हैं, थ्रेड्स लगाते हैं टायर के ऊपर, ताकि वो उस पर नेसेसरी जो फ्रिक्शन है जो उस टायर को मूव करवाने के लिए और उस टायर को स्टॉप करवाने के लिए वो मिल जाए, और हमारा जो मौजूद व्हीकल है जिसको हम लोग रन कर रहे हैं उसको हम इजीली क्या कर सकें, स्टॉप कर सकते हैं। सो थ्रेडिंग ऑन मेड ऑन टायर में आपने सिंपल ये आंसर करना है कि स्टॉपिंग इशू होता है, चलाना इशू नहीं, आपने स्टॉपिंग इशू से इसको आंसर करना है कि जब आप एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो आपकी जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू नहीं आ पाएगी। रीज़न इज़ कि वो जो थ्रेड्स है वो रिमूव हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। देन उसके बाद आपका ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, बेटा ये सन 2015 में भी आ चुका है, ये अपने पास मार्क कर लीजिएगा। देन आपका कुछ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में आप एक क्वेश्चन देखिएगा, एक्सरसाइज में 3.18 का फर्स्ट पार्ट लिखा होगा, और वो है आपका फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में कि क्या आप क्या जानते हैं। तो कल मैंने आपको इतनी ज़्यादा डिटेल इसीलिए दी थी क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में आता है कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। वो लिमिट जिसमें ऑब्जेक्ट अपने आप को मोशन करना शुरू कर देता है, मतलब स्लाइड करना शुरू कर देता है, हल्का सा हिलना शुरू हो जाता है, उसमें मोशन आना शुरू हो जाती है, तो वो फोर्स क्या कहलाती है, उस फ्रिक्शन की लिमिट कहलाती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। देन उसके साथ ही अगला सवाल अगर नॉलेज बेस्ड आया तो वो ये आएगा कि वाई द रोलिंग फ्रिक्शन इज एक्सट्रीमली स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये आपके एक्सरसाइज में भी है और ये फेडरल बोर्ड में सन 2014 में भी पूछा हुआ है, और मेरे ख्याल से हमने पूरा एक साल हो गया इसको पढ़ते हुए, और कल भी हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी कि रोलिंग फ्रिक्शन क्यों कम है, बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्टैक्ट एरिया, उसका कॉन्टैक्ट एरिया कम है, लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है। एंड रीज़न इज़ कि जब हम इसको दूसरा मूव करवा रहे होते हैं तो कोल्ड वेड्स बनते हैं, तो कोल्ड वेड्स किस में कम बनेंगे, हमारे पास रोलिंग में कम बनेंगे, स्लाइडिंग में कोल्ड वेड्स भी ज़्यादा बनेंगे और वो ब्रेक भी करेंगे अपने आप को, ठीक है। देन उसके बाद मैंने एक चीज़ ऐड की है यहाँ पे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में, ऑल्दो आपकी एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है, लेकिन आपने ये ज़रूर अपने पास लिखनी है, डिफरेंस रखना है रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। क्यों मैं कह रहा हूँ, बिकॉज इन दोनों में से किसी एक के ऊपर नोट भी आ जाता है फेडरल बोर्ड में, जैसे सन 2017 में रोलिंग फ्रिक्शन के ऊपर नोट आ गया था कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। तो आप लोगों ने अगर रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में 4 to 5 स्टेप्स आपको नहीं पता तो फिर आप इस पर कन्फ्यूज़ रहेंगे। आप लोगों ने मुझे क्लास में याद करवाना है कि मैं इस रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन का आपको एक सेपरेट से 5 to 6 पॉइंट का डिफरेंस का सवाल भी दे दूंगा, लेकिन आप लोगों ने उसको मेमोराइज इस वे से करना है कि अगर साइड पोर्शन पे आया कि लेट्स सपोज रोलिंग फ्रिक्शन का सन 2017 में आ चुका सवाल, तो आप रोलिंग फ्रिक्शन के ऊपर 5 to 6 पॉइंट्स लिख सकते हो। देन उसके बाद आपके साइड बॉक्सेस और मिनी एक्सरसाइजेज जो है मैंने आपको लिखी है यहाँ पर, वो आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी प्रिपेयर करनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि अगर एमसीक्यूज आया आपके एक डू यू नो में लिखा हुआ है कि जो पर्सन क्लाइंब करता है माउंटेन्स वगैरह को, जो हिल्स वगैरह को क्लाइंब करते हैं, वो क्लाइंब करते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। बिकॉज अगर वहाँ पर उसको चढ़ते वक्त जो पहाड़ चढ़ रहा होगा, अगर वहाँ पर वो हाथ रखेगा पहाड़ के ऊपर, अगर पहाड़ उसके हाथ को होल्ड ही नहीं कर पाए दोनों सरफेसेस, तो वो गिर जाएगा नीचे। तो हमने आपका यहाँ पे भी यही आंसर करना होता है कि जब कोई इंसान क्लाइंब अप कर रहा होता है हिल को, तो वहाँ पे फ्रिक्शन चाहिए होती है। इस तरह से आपके काफ़ी सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं। या फिर वो आपसे पूछ देगा, 2 सोल्स दे देगा, कहेगा एक सोल प्लेन है एक सोल रफ है, कौन सा सोल ज़्यादा फ्रिक्शन ऑफर करेगा, कौन सा सोल कम फ्रिक्शन ऑफर करेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपने साइड बॉक्सेस और इन लोगों से तैयार कर लेने। देन आपका टॉपिक आ जाता है ब्रेकिंग एंड स्किडिंग का। ब्रेकिंग एंड स्किडिंग में सबसे अच्छे लेवल का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है, वाई SLO बेस्ड, वाई कार्स डू स्किड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड हार्डली।
कि गाड़ियाँ अक्सर स्किड कर जाती हैं जब हम ब्रेक्स हार्डली अप्लाई करते हैं। तो बेटा उसकी दो रीज़न्स हैं, या तो आपके जो टायर है उसके जो थ्रेड्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। ख़त्म होने का मतलब है वॉर्न आउट। आपने वर्ड ये लिखने के आना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इस तरह से ही लिखने का, तो जो थ्रेड्स ऑन टायर है वो वॉर्न आउट हो गया। वॉर्न आउट का मतलब ये कि वो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो अब सरफेस को होल्ड करने के लिए जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी। तो स्किडिंग का सबसे पहला वे ये हो सकता है, या पहला स्टेप ये हो सकता है कि गाड़ी स्किड क्यों कर रही है, कि उनकी टायर्स की कंडीशन ख़त्म हो चुकी है, उसके थ्रेड्स और उसकी जो लाइनिंग्स है कार की वो स्किड हो के वो रिमूव हो चुकी है। या फिर एक और रीज़न हो सकती है कि आपकी जो बारिश की वजह से जो रोड है वो स्लिपरी हो जाए, क्योंकि आपने पढ़ा है कि वेट रोड और ड्राई रोड में डिफरेंस होता है। जब वेट हो जाती है तो हमारे पास वैल्यू बहुत डिक्रीज़ हो जाती है। अगर आप अपने पास टेबल पे चले जाएंगे तो आपको टेबल जो बना हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, अगर आप वहाँ पे टेबल में ऑब्जर्व करो ना बेटा, तो एक लिखी हुई वैल्यू टायर एंड रोड जब ड्राई होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 1 है, लेकिन जब टायर और रोड वेट हो जाएंगे, मतलब गीला हो जाएगा रोड, तो फिर फ्रिक्शन की वैल्यू 0.2 है। देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है, कि मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0.8 वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है। तो इसका मतलब ये होगा कि फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी वो जो है स्किड करना शुरू कर देंगे। तो आपने दोनों रीजंस यहाँ पे मेंशन करनी है, दोनों रीजंस को प्रॉपर तरीके से आपने विद एग्जांपल ही इसको करके आना है। देन उसके बाद एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट स्किडिंग ऑफ व्हीकल, कि स्किडिंग ऑफ व्हीकल के बारे में आप क्या जानते हैं। स्किडिंग ऑफ व्हीकल अगर हो जाए तो उसका पकड़ने का मतलब कि उसको होल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब आपकी स्किडिंग कर रही है गाड़ी काफ़ी अर्से से, अब आप तो मरना थोड़ी है, मतलब आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ काम करके जाएं, तो अगर आप मरने से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो लिंक में आप क्या करेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे। लेट सपोज मेरी गाड़ी के टायर भी ख़राब हो चुके हैं और रोड भी स्लिपरी है। अब भाई मुझे पता चल गया कि अब तो मेरा गाड़ी स्लिप करेगी, तो इसका मतलब मैं तो नेक्स्ट लेवल डेथ पे जा रहा हूँ, तो मैं इसको बचने के लिए क्या करूँगा, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करूँगा। तो ये बात याद रखनी है कि अगर आपसे वो पूछता है कि स्किडिंग ऑफ व्हीकल अगर हो रही है काफ़ी टाइम से, तो इसके प्रिकॉशन में आप क्या करेंगे, तो आपने कहना है प्रिकॉशन में हम सीट बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे। सीट बेल्ट क्या करती है, सीट बेल्ट यही काम करती है कि जब आप एकदम से ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपका अपर पार्ट ड्यू टू इनर्शिया आगे मूव करता है, तो आप विंड स्क्रीन पर जाके स्ट्राइक करते हैं, जिससे आपका सर फटने के चांसेस होते हैं। तो वो आपकी बॉडी को डैमेज होने से बचाने के लिए आपको सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना आना चाहिए। और इसमें सिंपल है, स्किडिंग ऑफ व्हीकल क्या है, ये वही है जो मैंने ऊपर वाले पोर्शन में SLO बेस सवाल में समझाया, सेम बातें आपकी स्किडिंग ऑफ व्हीकल में भी लिखनी है। दैन उसके बाद एक और सवाल आ सकता है कि वाई सीट बेल्ट्स आर एडवाइज टू वियर वाइल ड्राइविंग, कि सीट बेल्ट्स क्यों कहा जाता है कि भाई सीट बेल्ट्स पहनो जब आप ड्राइव कर रहे हो। तो अंडरस्टूड सी बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बताया भी आपको कि सीट बेल्ट्स क्यों कहते हैं हम लोग, कि हमारे पास जो सीट बेल्ट्स हैं वो पहनो, क्योंकि बेटा वो एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करती है पर्सन को। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, देखो एक गाड़ी जाके स्ट्राइक की है तो इंटरनल सिस्टम की फोर्स क्या है कि वो आपको आगे लेके जाएगी, और सीट बेल्ट क्या है, वो एक्सटर्नल फोर्स है, वो आपको आगे जाने से रोकेगी। सिमिलरली जो सीट बेल्ट्स है वो आपकी कोलिजन टाइम को भी रिड्यूस कर देती है। बड़े काम की बात है ये। कोलिजन टाइम को रिड्यूस करने का मतलब ये कि लेट्स सपोज आपने एकदम से ब्रेक मारी और आप जाके विंड स्क्रीन पर लगे इन 2 सेकेंड, तो आपका डैमेज हुआ कुछ ना कुछ। लेकिन अगर आपने सीट बेल्ट पहनी हुई और आप उसी सीट बेल्ट से, लेट सपोज आपकी सीट बेल्ट टूट गई या सीट बेल्ट आगे मूव करवाया आपने बॉडी को, लेकिन अब आप विंड स्क्रीन पर जाके लगे हैं, तो क्या पता आपको वो 2 सेकंड नहीं लगेंगे, वो 2 सेकंड से ज़्यादा लगेंगे, लेट सपोज 4 सेकंड। तो जब कोलिजन टाइम क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो आपके जो फोर्स का इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। ये बड़े काम की बात है कि जितना आप टाइम इंक्रीज़ कर देंगे कोलिजन का, उतना ही उसका फोर्स का इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ये 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे लेवल के हैं। ये दोनों के दोनों आपने व्हाट डू यू नो अबाउट स्किडिंग या सीट बेल्ट के बारे में सवाल आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट सीट बेल्ट, उसमें लिख के आने। एंड सिमिलरली आखिरी जो सवाल है कि वाई सीट बेल्ट्स आर एडवाइज टू वियर वाइल ड्राइविंग, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग लिखेंगे। देन उसके बाद मूव करते हैं, हमारे पास एक मेजर क्वेश्चन है जो हम लोग कल कर रहे थे कि फ्रिक्शन के ऊपर आप लोगों को मैंने कहा था कि फ्रिक्शन का जो टॉपिक है इसको आपने एडवांटेज, डिसएडवांटेज और मेथड्स टू रिड्यूस के लेवल पे भी मेमोराइज़ करना है। जैसे कि फ्रिक्शन के एडवांटेजेस सन 2012 में आ चुके हैं, और अब जो SLO बेस पेपर आपका आया उसमें लिखा हुआ है कि आप बच्चों को कहें कि फ्रिक्शन के एडवांटेजेस रियल वर्ल्ड के निकालें। रियल वर्ल्ड का मतलब कि आपके जो रियल वर्ल्ड में आपको कह सकते हैं कि फ्रिक्शन हमें क्यों रिक्वायर्ड है, वॉक करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, गाड़ी को रोकना है फ्रिक्शन चाहिए, आपने चलना है फ्रिक्शन चाहिए, किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करना है फ्रिक्शन चाहिए। तो ये रियल वर्ल्ड एडवांटेजेस बताने, और इसके लिए आप अपने नॉलेज बेस्ड 2 क्वेश्चन देख सकते हैं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस कौन से हैं, नॉलेज बेस्ड है। एक्सरसाइज के जब भी क्वेश्चन आएंगे वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कहलाएंगे, और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में 3.14 एंड 3.19 आपको हेल्प करेंगे रियल वर्ल्ड के एडवांटेजेस निकालने में। एंड सिमिलरली आपकी किताब SLO बेस्ड पेपर में इस साल लिखा हुआ है कि डिसएडवांटेजेस आपने बताने बच्चों से, और लेकिन इंडस्ट्रियल बताने।
इंडस्ट्रियल डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अगर आपने अपने बुक के पैराग्राफ पढ़ा हो तो वो बताते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में जब कोई मशीन ऑपरेट हो रही होती है तो वो मशीन जब चल रही होती है तो वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही होती है, इंटरनल पार्ट्स जो उनके एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं या रोल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनमें से साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है। आफ्टर सम टाइम वो साउंड की वैल्यू इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, मतलब वो काफ़ी ज़ोर से आपको साउंड सुनाई देने पड़ते हैं। जैसे बिल्कुल आसान एग्जांपल देता हूँ, आप घर में सिलाई मशीन है, आपने देखा होगा सब अक्सर आपकी मदर सिलाई मशीन जब चला रही होती है हाथ से, आफ्टर सम टाइम वो उसके अंदर ऑयल डालती है, तो ऑयल क्या करता है उसके अंदर, वो जो मूविंग पार्ट होता है उन मूविंग पार्ट में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ऑयलिंग क्या करता है, मूविंग पार्ट में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जिससे वो जो मूविंग पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर रोल या स्लाइड इजीली हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी मदर एफर्ट करके वो सिलाई मशीन चला रही थी वो एफर्ट करना कम हो जाती है और आपका हाथ से लगने वाला ज़ोर भी कम हो जाता है। और इसके अलावा जो साउंड होती है सिलाई मशीन की उसकी वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाती है, बिकॉज हमने उसमें लुब्रिकेशन कर दी है। तो इंडस्ट्रियल वे में भी यही हो रहा होता है कि जब दो पार्ट्स मूव कर रहे होते हैं या रोल कर रहे होते हैं, स्लाइड कर रहे होते हैं, तो उसमें से साउंड ज़्यादा आ रही होती है और फिर वो क्योंकि वहाँ पर तो सारा काम पेट्रोल या ऑयल या इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है तो वो हमें फील नहीं होता है। लेकिन जब आपका एक मोशन ऑफ द मूविंग पार्ट हैवी हो जाएगी तो वो फिर हैवी अमाउंट में करंट वगैरह भी लेगी और चांसेस है वो बर्न हो जाए, जल जाए। तो ये सारे इफेक्ट्स आ रहे होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, ये आपने बुक में पैराग्राफ रीड आउट कर लेना है। देन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, क्योंकि फेडरल बोर्ड ने पिछले 5 से 8 सालों में इसको 3 दफ़ा पूछ चुका है, सन 2011, 12 और 15 में। मेथड्स टू रिड्यूस के आपके लिए हेल्पिंग तौर पर 2 एक्सरसाइज में सवाल भी हैं, 3.15 और 3.16, ये भी आप लोगों ने जहन में रखने हैं। लेकिन एसएलओ बेस प्रिपेयर करते हुए मेथड्स टू रिड्यूस आपके जो एसएलओ पेपर आए में उन्होंने लिखा हुआ है कि बच्चों को कहें कि मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन में इसको इंक्रीज़ करना भी सिखाएं, कि अगर आपने फ्रिक्शन इंक्रीज़ करनी है या फ्रिक्शन डिक्रीज़ करनी है तो क्या करेंगे। मतलब वो मेथड्स में आपसे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का सवाल भी कर सकता है, तो आप लोगों ने ये बातें जहन में रखनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी जो चीज़ है कि अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है 3.9, ये आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। ये आपका कौन सा पे क्वेश्चन आ सकता है, एज एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो चलें, ये हमारा फ्रिक्शन का टॉपिक यहाँ पे वाइंड अप हो गया। एक्चुअल में हमारे पास फ्रिक्शन के बारे में कल ज़्यादा अच्छी डिस्कशन नहीं हो चुकी, तो आज हम चैप्टर 3 में वाइंड अप करना है। काफ़ी टाइम से हम इसको लटका के बैठे हुए, तो आज हम इसका क्लास का आखिरी टॉपिक भी पढ़ लेते हैं जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। आसान सा टॉपिक है, आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी इसको प्रिपेयर करना है तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फिर आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए, आपको इसका सिंबल पता होना चाहिए, आपको इसका यूनिट पता होना चाहिए, आपको इसकी डेरिवेशन आनी चाहिए। डेरिवेशन की जब भी बात करता हूँ मैं बच्चों को कहता हूँ वहाँ पे डायग्राम भी बनाएं और उस डायग्राम को एक्सप्लेन भी करें। एंड देन आपको लास्ट में 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आपको इसके फैक्टर्स पता होने चाहिए। फैक्टर्स कह लें या डिपेंडेंसीज कह लें, किस पे डिपेंड करता है। तो ये आपको जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ये 6 हेडिंग्स आपको आनी चाहिए। मैं आपको 1 बाय 1 6 हेडिंग्स भी रिवाइज करवाता हूँ। क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन सिंपल क्या होगी, वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सिमिलरली आप लोगों ने इसका सिंबल बताना है। सिंबल क्या होगा, कैपिटल एफ एंड नीचे सबस्क्रिप्ट में स्मॉल सी, ये किसका सिंबल है, सेंट्रीपिटल फोर्स का सिंबल है। और इसका फार्मूला क्या है, एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर। जबकि ये वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर ये हमारे पास क्या आता है, इसका फार्मूला आता है। ये हम किस तरह निकालते हैं, थ्रू डेरिवेशन। मैं डेरिवेशन को नहीं करवाऊंगा यहाँ पे, लेकिन आपको पता है कि जब आप डेरिवेशन में सिंपल आंसर एंड निकाल रहे होते हैं तो एंड में आपके पास ये रिजल्ट आता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर। क्योंकि ये बड़ा ये फोर्स है और फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन होता है। सो आपको 5 हेडिंग्स तो मैंने समझा दी, जिसमें आपने ये वाली हेडिंग खुद से कर लेनी है कि हमारे पास एक स्टोन लगा हुआ है वो मूव कर रहा है इस तरह से। फैक्टर्स में बेटा आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि किसी भी चीज़ के फैक्टर्स बनाना बड़ा आसान होता है या डिपेंडेंसीज बताना बड़ा आसान होता है। आपने जब भी किसी के फैक्टर्स बताने ना तो आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, फार्मूला। और फार्मूले में जो भी इक्वालिटी की राइट हैंड साइड होगी उधर जो जो चीज़ें लिखी होंगी वो उस पर डिपेंड करेगा। बड़ा आसान हो गया इसका मतलब। ये तो अगर इक्वालिटी की राइट हैंड साइड देखें हम इस फार्मूले में तो ये राइट हैंड साइड बनती है, तो यहाँ पे मैथ लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका पहला फैक्टर क्या है, किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ द सर्कल पर डिपेंड करेगा।
एंड थर्ड आपने याद रखना है कि किस पर डिपेंड करता है। अब काफ़ी सारे बच्चे कह रहे होंगे सर जी स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको स्पीड ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं। क्यों कह रहा हूँ स्पीड ऑफ द बॉडी? याद करें जब मैंने चैप्टर नंबर 2 आपको पढ़ा रहा था, मैंने क्या बोला था, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर ले लें, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर ले लें, वो क्या बन जाता है, स्केलर। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका स्क्वायर ले लिया तो स्केलर क्या बन जाएगा, स्पीड। तो ये आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर भी। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं स्पीड ऑफ द बॉडी, या फिर ये कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अच्छा, तो आप लोगों ने ये सब चीज़ें कर लेनी है। उसके अलावा इसमें सबसे टॉप लेवल के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन दो चीज़ तरह से आते हैं। मतलब अपने फेडरल बोर्ड ने इस फार्मूले को अगर आपको जहन में होगा तो फिर आप ही कर सकते हैं। ये फार्मूला जो है FC = mv²/r, इससे रेलिवेंट कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs आ सकते हैं, दोनों पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, MCQs भी पूछ सकता है। जैसे वो कहता है कि किसी बॉडी है जिसका मैंने मैथ जो है डबल कर दिया, मतलब m की जगह क्या कर दिया, 2m कर दिया, और उसका रेडियस भी क्या कर दिया है, डबल कर दिया, मतलब 2r कर दिया। मतलब एक बॉडी है जिसका मैस डबल कर दिया, रेडियस डबल कर दिया, बताओ इसका काम करने से सेंट्रीपिटल फोर्स पर क्या इफेक्ट आएगा। तो सिंपल आपने ये चेंजेस फार्मूला में करनी है। तो मैं चेंजेस अभी फार्मूले में करता हूँ ना, मुझे बताएं मैंने क्या क्या चेंजेस करनी है फार्मूले में। FC तो वैसे ही रहेगा, वो तो मैंने बताना है। M की जगह क्या लिखूँगा, 2m, V की जगह क्या लिखूँगा, v², और R की जगह क्या लिखूँगा, 2r। मतलब वो जो चेंजेस है दोनों है M और R की, वो मैंने फार्मूले में कर दी। अब मैं फार्मूले को ओपन करता हूँ तो 2mv² डिवाइडेड बाई 2r आ रहा है, और हमें पता है जो चीज़ कॉमनली कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करते हैं तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे क्या बचा है, FC = mv² डिवाइडेड बाई r। तो लेट सपोज अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर मैस डबल कर दें और रेडियस भी डबल कर दें सर्कल का, तो सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा, नो इफेक्ट। तो अगर MCQs में आया तो लिखा आएगा नो इफेक्ट या रिमेन सेम, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो फिर आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रूव करके देना होगा। सिमिलरली मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ इससे रेलिवेंट, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आपने असाइनमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये कर लेना है, मैं आपसे क्लासेस में पूछूंगा कि मैं वेलोसिटी क्या कर देता हूँ, हाफ का मतलब क्या, v/2, और रेडियस ऑफ द सर्कल क्या कर देता हूँ, डबल, 2r। तो आपने मुझे बताना है जब ये चेंजेस करूँगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा। वो स्टेप्स फॉलो करने हैं, जहाँ जहाँ वो चेंजेस मैंने जैसे जैसे किए वैसे वैसे आपने चेंजेस करनी है, और फिर मुझे आप लोगों ने क्लास में डिस्कस करना है। जो ये चेंजेस वाला सवाल है ना, ये जो मैंने भी थोड़ी देर पहले करवाया है, इसमें आप लोगों ने याद रखना कि जो मैंने ये इस तरह का MCQs करवाया है, ये वाला, ये मैथ्स डबल रेडियस हाफ, इस तरह का MCQs फेडरल बोर्ड ने सन 2012 में ऑलरेडी पूछ भी लिए, और इससे रिलेटेड मैंने आपको प्रैक्टिस के तौर पे ये एक असाइनमेंट भी दे दी ताकि आप ये कर लें। सिमिलरली सन 2012 में एक और टॉप लेवल का उन्होंने MCQs दिया हुआ था, जिसमें वो कहता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, मतलब व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू। तो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला पता है ना, v² डिवाइडेड बाई r। तो ये आपने याद रखना कि v² डिवाइडेड बाई r इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फार्मूला, और सन 2012 में एज एन MCQ ऑलरेडी पूछा जा चुका है। दैन सिमिलरली आपने याद एक और सवाल प्रिपेयर करना है सन 2012 और सन 2013 के लिए। ये सवाल में MCQs ही बता रहा हूँ मैं अभी, ये भी MCQs है, ऊपर वाला भी MCQs ही था। इसमें MCQs ये आया कि कोई बॉडी है जिसका मैस कितना है, 2 kg है। एक बॉडी जिसका मैस 2 kg है और वो जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो 4 मीटर पर सेकंड है। देखो अभी उसने कितना कमाल वर्ड यूज़ किया ना, स्पीड। उसने स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी नहीं बोला क्योंकि उसको पता है स्पीड बोला है। खैर ये बातें आपको टाइम टू टाइम समझ आ जाएंगी। दैन सिमिलरली उसने कहा रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है, 1 मीटर। तो कहता है बताओ जी सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी एक्ट करेगी उस बॉडी पर। सिंपल सा सवाल है, फार्मूला पता है, FC = mv² डिवाइडेड बाई r। कितना m है गिवन, 2 kg, v कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और r कितना है 1। जब इसको आप कैलकुलेटर में पुट करोगे तो 32 न्यूटन आंसर आएगा, और यही क्या वहाँ पे क्या था, करेक्ट ऑप्शन बी था। सो ये आपने इस तरह की चीज़ें प्रिपेयर कर लेनी है। इसी तरह से जो रेडियस डबल, सिक्योरिटी डबल, मुझे बताना याद नहीं रहा कि इस तरह का सवाल 2012 में भी आया, जो मैंने भी आपको करवाया था चेंजेस वाला। फेडरल बोर्ड में अभी पेपर रिव्यू कर रहा हूँ तो साथ साथ तो नज़र आएगा सन 2015 में भी आया हुआ है। मतलब उसमें लाइंस डिफरेंट है, उसमें उसने रेडियस ऑफ सर्कल जो मूविंग है ना उसको डबल कर दिया है, और आपसे पूछ रहा है इस तरह से ना। तो ये आप लोगों ने चीज़ें कर लेनी है, इतने हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है। अच्छा ये बात ध्यान में रखनी है, फेडरल बोर्ड ने डेफिनेशन, फार्मूला और यूनिट वाला सवाल, मतलब ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन 2 दफ़ा पूछ चुके हैं, और वो पूछ चुके सन 2011 में और सन 2016 में। मतलब सन 2011 से 2016 में लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, जबकि सन 2016 और सन 2017 में शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। सन 2011 में सिर्फ इसकी डेफिनेशन आई है, मतलब सन 2011 में जस्ट इसकी डेफिनेशन आई है, लेकिन जो 16 और 17 है
इनमें ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा चुका है। खैर ये तो हमारी छोटी छोटी बातें ना, मतलब ये तो आसान सी बातें, इसमें कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं हो रही है। मैं थोड़ी अच्छे लेवल पे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। तो अब आप लोगों ने थोड़ी अच्छे लेवल पे बात सुननी है, फिर आपके लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा। देखो हम लोगों ने कहा था कि एक सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। लेट सपोज ये एक सर्कुलर पाथ है और यहाँ पर वो स्टोन है, ये हमारे पास क्या स्टोन है जिसका कुछ ना कुछ मैस m है, और इसको मैंने एक धागे से बांधा हुआ है, और वो धागे से मैंने अपने हाथ से इसको मूव करवा रहा हूँ। और इसकी जो मोशन है इस वक्त, मतलब ये जो धागा से अटैच हुआ हुआ पत्थर है, इस वक्त इसकी मोशन एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि अभी ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी मोशन किधर होगी, वेलोसिटी की अपवर्ड होगी, मतलब अभी ये अपवर्ड मूव करेगा क्योंकि ये धागे में सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। तो ये एक्चुअल में यहाँ पोजीशन आएगी ना इसकी, तो फिर इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। आपको पता है ना वेलोसिटी के बारे में मैंने बताया था कि अलॉन्ग द टेंजेंट मूव करता है ये। फिर इस तरह से ये वाला ऑब्जेक्ट जब नीचे आएगा तो यहाँ पर इसकी मोशन किधर हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। और ये डायरेक्शन किसकी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ये किसी डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है। इस तरह सिमिलरली सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा तो ये सेंटर में मैंने अपने हाथ से इसको मूव करा रहा हूँ ना, ये बात बड़े फिजिकली फील करने की बात है कि आपने एक रस्सी से एक धागे को, एक रस्सी से एक पत्थर को बांध दिया और आप उसको हॉरिजॉन्टली मूव करवा रहे हैं, वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली, मतलब उसको इस तरह से मूव करवा रहे हैं। ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है आप उसकी। जब आप उसको इस तरह से मूव कराएंगे तो आपको अपने हाथ से सेंटर से फोर्स लगानी पड़ रही है। इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है वो फोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ बाय योर हैंड लग रही है। तो ये कौन सी फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। अगर आप ऑब्जर्व करो सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड है, जबकि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड अपवर्ड है। अगर आप इन दोनों में एंगल की ऑब्जर्वेशन करो तो ये एंगल कितना बना रही है, 90 डिग्री नहीं बना रही। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और साथ में क्या वेलोसिटी, ये आपस में क्या है। तो आपने कहना ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब कि आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। एक्चुअल में जो मैंने सवाल आपको इसलिए करवाया क्योंकि फेडरल बोर्ड ने सन 2013 में एक MCQs पूछा है। उन्होंने कहा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ये आपस में क्या है। तो आपने ये इसका आंसर भी यही करना है कि ये आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब 90 का एंगल बनाती हैं। ये कैसे पता चला मुझे, मतलब ये तो समझ आ गई सर, आपने कहा ये इनवर्ड लग रही थी फोर्स, तो इसका एरो इनवर्ड आ गया और वेलोसिटी का अपवर्ड है तो एंगल बन रहा है, हमें नज़र आ रहा है 90 डिग्री। इस केस में कैसे है, देखो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F=ma, और हमने कहा था फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। मतलब जब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी सेम डायरेक्शन में क्या होगी बॉडी की एक्सेलरेशन। का मतलब फोर्स और एक्सेलरेशन की अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ डायरेक्शंस क्या है, सेम है। तो अगर इसमें फोर्स की इनवर्ड लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी किधर लगेगी, इनवर्ड ही लगेगी। तो देखो आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को देखो और वेलोसिटी को देखो, ये भी आपस में कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री ही बना रही है। तो आप लोगों ने याद रखना कि 2013 के MCQs में ये आ चुका है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हैं तो ये आपस में क्या होंगी, इनका एंगल कितना होगा, तो 90 डिग्री या म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये दोनों वे से आपने आंसर कर देना है। एंड ये आपके जो थे अच्छे लेवल के सेंट्रीपिटल फोर्स की बातें थी। अब बात करते हैं कि इसमें अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए तो हम वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कहाँ से करेंगे। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बेटा दो हैं आपके। एक्सरसाइज में एग्जाम्पल जाएंगे आप लोग, एग्जाम्पल कौन सी 3.8, ये फेडरल बोर्ड में 2018 में आ भी चुकी है। सिमिलरली न्यूमेरिकल आप लोगों ने करना है, न्यूमेरिकल कौन सा 3.10, ये भी एक फेडरल बोर्ड में 2014 में आ चुका है। सो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, एज ए एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑल ओवर द प्लेस, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कंप्लीट हो गया। अच्छा अब जो मैं बातें बता रहा हूँ ना सेंट्रीपिटल फोर्स की, मेरा पुत्र ये आप लोगों ने किसी से करनी कोई नहीं है, ना पेपर में लिख के आनी है। ये बात ध्यान में रखना कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, मतलब देर इज़ नो सच नेम एज फोर्स, कि मतलब आपको लगता होगा कि फोर्स लिखा हुआ है तो शायद सेंट्रीपिटल फोर्स की फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स की फोर्स नहीं है बेटा। एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई और फोर्स आती है और उस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। जैसे कि इस केस में बात करें, ये पत्थर को मूव करवाना है सर्कुलर पाथ में, तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा होगा, ये धागे की टेंशन दे रही होगी। अगर धागे की टेंशन का मतलब क्या है कि बेटा धागा ऐसा लगा हुआ है ना, और ये धागा इसको मदद कर रहा है इस पत्थर को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए। अगर ये धागा ना हो, क्या ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर सकता है, नहीं मूव कर सकता। इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स तो है, लेकिन वो रिक्वायर है हमें, और वो प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये धागा। और धागे में कौन सी फोर्स होती है, टेंशन।
तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि अगर ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग मूव कर रहा है तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन दे रहा है, वो धागा दे रहा है। तो धागा यहाँ पे क्या है, टेंशन है। तो इसका मतलब ये जो हम फार्मूला निकालते हैं ना mv²/r, ये टेंशन का भी है, मतलब जो सर्कुलर पाथ में जो टेंशन है उसका फार्मूला भी हो सकता है। खैर, एक तो एग्जांपल आपकी होगी। दूसरी एग्जांपल आप ये देखें, आपने देखोगे, आपने ऑब्जर्व किया कि न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो है शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन सा पाथ फॉलो करते हैं, सर्कुलर पाथ ही फॉलो करते हैं। मतलब जो मूविंग के दौरान इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी तो बेटा सर्कुलर पाथ ही फॉलो कर रहे हैं। तो जब वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन रिक्वायर्ड है। जिस तरह इस केस में तो धागा मूव करवा रहा था उस पत्थर को सर्कुलर पाथ में, इस केस में इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में कौन मूव करवा रहा है, ये न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मतलब कि वहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स है सेंटर से आने वाली, वो न्यूक्लियर फोर्स क्या कर रही है, इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है। सो आप लोगों के इस तरह से ये तमाम तर सेंट्रीपिटल फोर्स के सवालात हो जाते हैं। इसके बाद आखिरी जो इस चैप्टर की बात रह जाती है वो इसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कुछ। मतलब आपके एक्सरसाइज के जो आखिरी पोर्शन है वहाँ पे एप्लीकेशंस लिखी हुई है, जैसे बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड एप्लीकेशन है, किसकी एप्लीकेशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स की एप्लीकेशन है बैंकिंग ऑफ रोड। इसके ऊपर एक बहुत अच्छे लेवल पे फेडरल बोर्ड ने सन 2012 और सन 2015 में सवाल भी किया हुआ है। आसान सा सवाल है, आप अक्सर ऑब्जर्व किया होगा जब आप चक्कर लगा रहे होते हैं रोड वगैरह पे सर्कुलर पाथ में, जैसे फैज़ाबाद के टर्मिनल की बात करता हूँ, जब फैज़ाबाद के लिए आप इंटरचेंज से चक्कर लगाते हैं, घूमते हुए ऊपर जा रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा रोड का एक एंड थोड़ा सा ऊपर होता है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो आपने बुक की एग्जाम्पल ये टॉपिक में चले जाना है। तो टॉपिक में बैंकिंग ऑफ रोड में फिगर 3.29 बनी हुई है। तो आप देखेंगे वहाँ पर जो बाहर का हिस्सा, जैसे ये रोड है ना, इस रोड को थोड़ा सा ऊपर बनाया था, मतलब आउटर, ये हिस्सा कौन सा है, मेरी ये वाले हाथ का जिधर मेरा थंब है ये इनर है, और ये जहाँ पे मेरी फिंगर है ये आउटर है। तो अगर ये रोड है तो इनर एज क्या होता है, इनवर्ड होता है, और आउटर एज थोड़ा सा क्या होता है, अपवर्ड होता है। तो सवाल ये कि जो आउटर एज है वो हम थोड़ा सा अपवर्ड या हाई क्यों रखते हैं देन किससे, इनर एज से। तो आपने बताया कि इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे पास फास्ट मूविंग व्हीकल जब उस राउंड अबाउट पे या उस टर्न पर मुड़ रहे होते हैं तो उनको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करनी होती है हमें, तो आउटर एज से कर देते हैं थोड़ा सा हाई कर देते हैं। सो ये आप वहाँ से आंसर कर देंगे। एंड सिमिलरली जो वॉशिंग मशीन है, एक तो ये हो गया आपकी एप्लीकेशन में, दूसरी एप्लीकेशन कौन सी है, वॉशिंग मशीन ड्राई है ना, वॉशिंग मशीन ड्रायर। आपको पता है इस साल आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। सो दोनों उसमें हॉट टॉपिक हैं, हॉट फेवरेट हैं, आपने स्किप नहीं करने। और ये फेडरल बोर्ड ने वॉशिंग मशीन ड्रायर 2011 और 15 में ऑलरेडी पूछ भी लिया है। सो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सो ये आपका पूरा चैप्टर नंबर 13 था, चैप्टर नंबर 3 था, जो मैंने आज आपको कंप्लीट करवा दिया है। इसके अलावा इसमें कोई भी चीज़ नहीं रहती है जो बताने वाली है। अब जो इसमें रहती है ना बातें, वो है टॉप लेवल की। टॉप लेवल की मतलब ये कि अब मैं आपसे कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स पूछूंगा या बताऊंगा जो आप लोगों ने जहन में रखने हैं ताकि आपके फेडरल बोर्ड की प्रिपरेशन हो जाए। लेट्स सपोज आपको कहता है कि आपके पास बहुत बड़ा ट्रक है, ठीक है, लेट्स सपोज ये ट्रक है। अब आपको पता है मैं ट्रक बनाने का माहिर नहीं हूँ, तो ये आपके यहाँ मान के चलेंगे ट्रक है। और ये जो ट्रक है ये जब मूव कर रहा था, किसी रोड पे मूव कर रहा था, और मूव करते करते वो जब रोड के इस हिस्से पर आया, इस हिस्से पर, तो यहाँ पर ठीक ठाक क्या पड़ी हुई है, मड। मतलब कि मड है, मतलब कि जो ठीक ठाक वहाँ पे क्या है, वेट मड है ना। वेट मड का मतलब कि गीली मिट्टी और काफ़ी सारी दलदल टाइप बन गया है। अब हुआ ये कि ट्रक जब इस हिस्से में आया ना तो इसका टायर फंस गया। मतलब जो ट्रक का टायर है वो इस मड के अंदर स्लिप होना शुरू कर गया। मतलब जब वो उसको आगे मूव करवा रहा है तो उसके टायर से क्या हो रहा है, वो जो मड है वो उड़ रही है। अक्सर आपने फिज़िकली फील भी किया होगा आपने अपने डेली लाइफ में कि जब किसी मट्टी में या किसी मड में, वेट मड में क्या हो जाता है, टायर फंस जाता है। जब आप उस पर एकदम से करते हैं तो टायर वहाँ पर स्लिप करता है, और स्लिप करते हैं वहाँ पर क्या उड़ाता है, मट्टी, वो जो मड है, वो जो गीली मट्टी है उसको उड़ाता है। तो कहते हैं कि जब ये ट्रक जो है इस मड के अंदर स्ट्रक हो जाता है तो इसको निकालना मुश्किल है ट्रक को। तो वहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस ट्रक के ऊपर चढ़ जाते हैं। मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस ट्रक के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो जब ऐसे ही बच्चे कुछ इसके ट्रक के ऊपर चढ़ जाते हैं तो ये ट्रक इस मट्टी में से बाहर आ जाता है। अब बड़े काम का सवाल है कि ये ट्रक पे से बच्चे जब चढ़ेंगे तो मट्टी से बाहर आ जाएंगे, मतलब उस मड वाले हिस्से से बाहर आ जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, वाई? कि जैसे ही ट्रक मड के अंदर था तो वो ट्रक तो मड से निकल ही नहीं पा रहा था, और ये मड कौन सी है, वेट मड, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर कुछ बच्चे चढ़े
तो फिर ये ट्रक आराम से निकल गया, ऐसा क्यों? ये आपने थिंकिंग करनी है। मैं इसका क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आपकी मैं थिंकिंग डेवलप करना चाह रहा हूँ कि आप इसके बारे में क्या जस्टिफिकेशन देते हैं, कि आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। तो ये आपने सोचना है। सिमिलरली मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन और करवाता हूँ अच्छे लेवल पर SLO बेस्ड, कि लेट सपोज एक गाड़ी है और उस गाड़ी में आप इस डायरेक्शन राइट साइड पे मोशन कर रहे हैं, और इस मोशन के दौरान इस गाड़ी के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है, मतलब इस गाड़ी के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है। तो मुझे बताएं, जब ये डायरेक्शन मोशन ऑफ कार टुवर्ड्स राइट साइड होगी, इस बॉक्स पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? मतलब इस बॉक्स पर फ्रिक्शन तो ऐड करेगी ना, तो वो किस डायरेक्शन में ऐड करेगी? आपने ये भी सोचना है। मैं आपसे क्लासेस में, सारे क्लासेस में क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल आप लोगों ने अपने पास सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई डब्बे पड़ा हुआ है गाड़ी के अंदर, उस पर फ्रिक्शन एक्ट कर रही है डब्बे पे, डेफिनेटली उसने ये जो डब्बा है सीट पे पड़ा होगा ना, टू सर्फेसिस आ गई, तो अब अगेन इस पर फ्रिक्शन एक्ट कर रही होगी, तो वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, उसको डब्बे को किस डायरेक्शन में रोकेगी जाने से? इस तरह के सवाल, इस तरह से ये कैसे आ गया मड से बाहर, इस तरह का एक और सवाल लिख लें अपने पास कि लेट सपोज आप वॉक कर रहे हैं ग्राउंड पर, मतलब ये आप लड़के हैं और आप ये ज़मीन पर चल रहे हैं, तो वॉक करते वक्त आपको कौन सी फ्रिक्शन चाहिए होती है? काइनेटिक फ्रिक्शन के स्टैटिक फ्रिक्शन? मतलब ये भी आपने सोचना है कि अब आप चल रहे हैं। ये मैं सवाल इसलिए छोड़े जा रहा हूँ ताकि इसको हम क्लास में अच्छे लेवल पर डिस्कस भी कर सकें ना, डिस्कशन में। तो सोचना है ये बारे में भी कि ऐसा क्या है कि जब हम चल रहे हैं तो चलते वक्त हमारे पास कौन सी फ्रिक्शन आ रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन आ रही है कि रोलिंग फ्रिक्शन आ रही है, स्लाइडिंग आ रही है, क्या आ रहा है, ये सोचना है आप लोगों ने। सिमिलरली आप लोगों ने जो है एक और सवाल ये समझना है कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब आप पार्किंग वगैरह में ऑब्ज़र्व किया हो, शायद आप लोगों ने नहीं ऑब्ज़र्व किया तो आज ये भी SLO बेस आपने ऑब्जर्वेशन रखनी है कि जब भी आप किसी पार्किंग वगैरह में जाते हैं, तो जब आप पार्किंग ब्रेक्स अप्लाई करते हैं या पार्किंग नहीं भी जाते हैं, लेट सपोज आपका एक्सीडेंट होने वाला है, तो पार्किंग ब्रेक किसको कहते हैं? वो जो हैंड ब्रेक नहीं लगी हुई आपकी गाड़ी में, उसको हम पार्किंग ब्रेक कहते हैं। तो लेट सपोज आपका एक्सीडेंट होने वाला है, आपने पार्किंग ब्रेक लगा दी फ़ौरन से, पार्किंग ब्रेक लगा दी। पार्किंग ब्रेक का मतलब वो जो हैंड ब्रेक है उसको आपने उठा दिया है। अब आपने जैसे पार्किंग ब्रेक उठाते हैं ना बेटा, तो आपकी कार जो है स्किड कर जाती है। आपकी कार स्किड क्यों करती है? पार्किंग ब्रेक आपने लगाई है, आपकी गाड़ी स्किड कर गई है, रीज़न क्या है? ये सोचना है आप लोगों ने। सिमिलरली आपने ये भी सोचना है SLO बेस्ड क्वेश्चन में कि अक्सर आपने इंडस्ट्री में ऑब्जर्व किया होगा कि जो इंडस्ट्री में चीज़ें होती हैं पैकिंग वाली, वो एक बेल्ट के ऊपर चलती हुई आ रही होती हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी बेल्ट होती है, लेट सपोज तिपाल दानेदार पत्ती का डब्बा है, उसकी पैकिंग हो रही है, तो ये जो डब्बा है इसके अंदर यहाँ पे पत्ती डाली जाएगी पहले इसके अंदर, तो इसके अंदर जब पत्ती जब चली जाएगी सारी, तो ये डब्बा आगे की तरफ मूव करेगा। तो जिस बेल्ट पे मूव कर रहा होता है उस बेल्ट को कन्वेयर बेल्ट कहते हैं, कन्वेयर बेल्ट। तो आपने बताना है कि वो जो कन्वेयर बेल्ट है, इस बेल्ट को रफ़ बनाते हैं, मतलब इसको स्मूथ नहीं रखते हैं, इस बेल्ट को रफ़ बनाते हैं। तो आपका सवाल ये आएगा कि इस कन्वेयर बेल्ट को रफ़ क्यों बनाते हैं? ये आप लोगों ने सोचना है। ऑल तो मैं सारे डायरेक्शन आपको आंसर करूंगा क्लास में, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि SLO बेस्ड पेपर है ना, थोड़ी सी आप थिंकिंग करें। आप इंटरनेट की मदद भी ले सकते हैं, लेकिन बेटा फिर उसका फ़ायदा नहीं है। मतलब हमने आपका पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, अब उसमें अगर आप थोड़ी सी एफर्ट खुद करेंगे तो इट इज़ वेरी बेटर फॉर यू कि आप उसको लेके चलें। दैन उसके बाद एक SLO क्वेश्चन आपने और करना है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कश्ती वगैरह पे मूव कर रहे होते हैं, जब कश्तियाँ वगैरह आपको वापस उतार रहा होता है कश्ती वाला, जैसे खानपुर डैम अगर आपने ऑब्जर्व किया गए हो या रावल डैम, जब कश्ती वाला आपको घुमा फिरा लाता है ना जब समंदर से, तो जब वो कश्ती लेकर आता है तो वो एक साइड पर उस कश्ती को बांध देता है। मतलब ये कश्ती को मैंने बांध दिया इस साइड पर, तो वो कश्ती को बांध क्यों देता है? और फिर कहता है कि अब आप निकले। मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे बैठे होते हैं, उनको कहता है भाई आप एक मिनट बैठे रहे, मुझे इस कश्ती को बांधने दे। तो सवाल ये कि उस कश्ती को बांधता क्यों है? ऐसी क्या वजह है कि वो कश्ती को बांधेगा तब ये पैसेंजर निकलेंगे सारे? मतलब जब तक वो कश्ती को बांध नहीं देता ना बेटा साहिल पर, तब तक वो कहता है कि बंदों को कि आप यहाँ पर बैठे रहें। सो आपने इस तरह का सवाल भी अपने जहनों में ऑब्जर्वेशन में रखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बताना है कि जब एक हाईवे पे, आखिरी सवाल बस, बहुत हो गए सवालात, हाईवे पर जो भी गाड़ी टर्न ले रही होती है, मतलब कि कोई भी गाड़ी जो है टर्न ले रही होती है, तो टर्न्स के दौरान पर गाड़ी की स्पीड लिमिट वहाँ पे बताई होती है, लेट्स सपोज 60। उससे पहले जब हाईवे पे आप मूव करें तो लेट्स सपोज स्पीड बताई हुई होती है 80, कि आप 80 की स्पीड से चला सकते हैं गाड़ी। लेकिन जब आप टर्न लेते हैं तो वहाँ पे वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। तो वो सवाल ये है कि वाई द पोस्टेड स्पीड फॉर अ टर्न इज़ लोअर देन द स्पीड लिमिट ऑन अ हाईवे, कि यहाँ पर टर्न पे स्पीड कम क्यों होती है जबकि हाईवे पे स्पीड कम नहीं होती है। देन
टर्न पे। तो ये आपने इस तरह के आंसर्स आप लोगों ने करने हैं। तो आज का लेक्चर बेटा चैप्टर नंबर 3 वाइंड अप हो गया कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 SLO बेस्ड क्वेश्चन मैं आपसे क्लासेस में डिस्कस भी करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।